So in the last class we discussed about current transformer और इस करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अपन डिस्कस करेंगे ट्यूट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल में स्किप कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल अपन ट्यूट में करेंगे। और इसमें एक पार्ट और आता है दैट इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, राइट। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो फर्स्ट यूनिट में मैं भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो जब एक और यूनिट आएगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, नेक्स्ट जो आई थिंक फोर्थ यूनिट है, तो उसमें मैं आपको पोटेंशियल ट्रांसफर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक टॉपिक जो है पोटेंशियल ट्रांसफर वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे फोर्थ मिनट में। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफर, दैट इज सीवीटी। सीवीटी इज रिलेटेड टू द वोल्टेज ट्रांसफार्मर। आपने टर्म सुन रखी है दैट इज वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है दैट इज सीवीटी, या फिर इसको मैं बोलूं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है पीटी का जो एक्सटेंशन वर्जन है इट इज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक, तो नॉर्मली वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर आइदर वी यूज एज ए स्टेप अप द वोल्टेज और दे स्टेप डाउन द वोल्टेज, राइट। सपोज मेरे पास कोई स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, we are we are having a step down voltage transformer, and then we can convert voltage from high voltage to the low voltage, right। अब इस कोई स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर में अगर मैं दो कैपेसिटर लगा देता हूँ, तो दैट मीन्स वो कैपेसिटर लगाने के बाद में तो मेरे पास जो ट्रांसफार्मर रहेगा दैट इज नोन एज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, राइट। दैट we add two capacitor at the input side or the primary side to the step down voltage transformer, right। तो नॉर्मली मेरे पास सपोज मेरे पास स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये है, देयर आर टू वाइंडिंग, सपोज मेरे पास इनपुट साइड एंड देयर इज ए, तो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकता हूँ, राइट। ये मेरे पास सपोज मेरे पास एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सपोज मैं यहाँ पर दो कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ, दैट इज C1 एंड C2, राइट। C1 और C2 ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा दैट इज लाइन वोल्टेज, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो उसी को मैं क्या कहूंगा, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहूंगा, राइट। तो अपने जो स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या काम आ रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि सपोज मेरे पास जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज के लिए मैं क्या यूज में लेता हूँ, मेजरिंग डिवाइसेस के लिए वोल्टेज पीटी। ठीक है, बट अगर मेरे पास वोल्टेज जो है वो 66 केवी से ऊपर हो जाता है, सपोज 66 केवी से ऊपर हो जाता है, राइट। तो नॉर्मली क्या है कि वोल्टेज के लिए अपन को इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो अगर सपोज मेरे पास हायर वोल्टेज होंगे या फिर मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रहेंगे या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज रहेंगे, तो उसके लिए मुझे जो इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मेरे पास सपोज इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट अगर इंप्रूव हो जाती है, दैट मीन जो मेरे पास जो पीटी जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा है कि एक नया डिवाइस सोचा है दैट इज नोन एज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफर। तो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर को यूज में लेके अपन उसकी कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट किसकी वजह से इंप्रूव हो रही है, इंसुलेशन की वजह से, कि हायर वोल्टेज के लिए मुझे इंसुलेशन चाहिएगा ज्यादा। तो उसके लिए क्या है कि सपोज मेरे पास हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को मैं क्या करूंगा, उसको रिड्यूस कर देता हूँ, या फिर इसको मैं करूंगा पोटेंशियल डिवाइडर, टू कैपेसिटर आर यूजिंग एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, राइट। तो उस वोल्टेज को मैं ब्रेक कर दूंगा, राइट। उस वोल्टेज को ब्रेक करके मैं इनपुट साइड में दूंगा, तो मुझे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी। सपोज मेरे पास ये वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे 132 केवी, और 132 केवी को मैं सपोज 33 केवी में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर 132 केवी को दो वोल्टेज में ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया 99 केवी। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने 33 केवी सपोज, राइट। तो मुझे जो इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास कम होगी। और मेरे पास मैं 132 केवी दे रहा हूँ, तो 132 केवी देने के बाद में इसको मैंने ब्रेक कर दिया दो वोल्टेज में, 99 केवी और 33 केवी। तो मुझे 33 केवी के लिए जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू 132 केवी, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज एज ए कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर बोल सकते हो या फिर पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल सकते हो, राइट।
तो इसने क्या करा कि वोल्टेज को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। अब ये 33 केवी मैं इसको इनपुट साइड में दूंगा तो मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी इंस्टॉलेशन की वो कम होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल यूज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इस पर्पज के लिए मैं यहाँ पर कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज ले रहा हूँ। सपोज मान लो 66 केवी से मेरे पास अगर कम वोल्टेज होता तो मैं नॉर्मली मैं पीटी यूज में लेता हूँ, पोटेंशियल ट्रांसफर। बट मेरे पास जो हायर वोल्टेज है तो हायर वोल्टेज के लिए मैं क्या यूज बोलूंगा, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफर, ड्यू टू द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पर अपनी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे एक एल और लगा रखा है इंडक्टेंस, वो क्यों लगाया है? बाकी C1 C2 से काम चल जाता कि वोल्टेज जो है स्टेप डाउन हो गया और बाद में मैं इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके इजीली मेजर कर सकता हूँ, राइट, यूजिंग द दिस ट्रांसफार्मर। इसको स्टेप डाउन कर दूंगा, वोल्टेज मुझे मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक इंडक्टेंस लगा रखा है। वो एक्स्ट्रा इंडक्टेंस इसलिए लगा रखा है ताकि एक्चुअल में जब ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है, नॉर्मली अगर ये रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस के केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो मेरे पास मिल गया। बट जैसे ही मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो कैपेसिटर में मैग्नीट्यूड के अलावा इनमें फेज डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज जो है डिफरेंट रेटिंग है, राइट, 19 और 33। तो उस फेज डिफरेंस को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, इंडक्टर लगा दूंगा, राइट। तो इंडक्टर का काम क्या होगा, उस फेज जो डिफरेंस जो मेरे पास क्रिएट होगा इन दोनों कैपेसिटर के बीच में, उसको कंपनसेट कर देगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। तो इंडक्टर का काम क्या होगा, वो फेज डिफरेंस को यहाँ पर कंपनसेट कर देगा, राइट। मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गए, तो फेज डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया, राइट। तो इसी तरीके से अपन कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफर लिख लेते हैं, राइट। अब बात आती है इसकी इक्वेशन की कि नॉर्मली सपोज मेरे पास क्या वोल्टेज में मान लेता हूँ, सपोज वी कुछ वोल्टेज मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने नीचे बता रखा हुआ आपको, ये मैंने सपोज इसका वोल्टेज मैंने यहाँ नीचे बता रखा है, वो ऊपर बताया था। सपोज मैं वोल्टेज मान लेता हूँ, सपोज वी, टोटल वोल्टेज में मान लेता हूँ वी, इस वोल्टेज इज वी, ठीक है। और इसके अक्रॉस सपोज वोल्टेज आ रहा है V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है सपोज V2। तो यहाँ पर जो V1 और V2 की जो वैल्यू होगी, V1 और V2 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जो अगर मैं V1 की बात करूँ तो यहाँ पर आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। तो V1 इक्वल टू, नॉर्मली रेजिस्टेंस में क्या होता है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, राइट। बट कैपेसिटिव केस में आपके पास जस्ट अपोजिट होगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस या इंडक्टर होता तो उस केस के अंदर आपके पास जो वोल्टेज है वही कैपेसिटेंस वाला जो फैक्टर आपके पास न्यूमरेटर साइड में आता है। बट अगर मैं वोल्टेज इन द केस ऑफ कैपेसिटर की बात करता हूँ तो यहाँ V1 आएगा तो यहाँ C2 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं V2 की बात करूँ तो वोल्टेज V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2, C1 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटी जो इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो 1/ωc होता है। तो सी वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है, इससे यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, क्योंकि मुझे वोल्टेज तो कम चाहिए, मुझे V2 की जो वैल्यू है वो कम चाहिए। ये जो वैल्यू जो V2 की है ये मुझे कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज मुझे कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो वोल्टेज अगर V2 कम चाहिए जिसका मतलब जो कैपेसिटर C1 की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर C1 की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट मुझे कम है यहाँ पे, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, यहाँ पर दे सकते हो आप, मैं दिखा सकता हूँ। अगर मुझे वोल्टेज V2 जो है वो कम चाहिए, वोल्टेज V2 कम चाहिए, तो C1 की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और V1 मुझे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो C2 की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कि अल्टीमेटली वोल्टेज को मेरे को V2 क्या करना है, कम करना है। इसका मतलब जो C1 की जो वैल्यू होती और C2 की जो वैल्यू होगी उनमें डिफरेंस क्या होगा, दैट इज C1 इज लेस देन C2, या फिर मैं कह सकता हूँ C2 इज वेरी लार्जर देन C1। दैट्स वाई जब आप कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर जब डिजाइन करते हैं तो जो C2 की जो वैल्यू है, जो C2 की जो वैल्यू है उसको हायर रखते हैं एज कम्पेयर टू C1, ताकि मेरा जो वोल्टेज जो डिवीजन है या वोल्टेज पोटेंशियल का जो डिवीजन है वो मेरे पास V2 पे कम आए, राइट। अगर V2 पे कम आएगा तब हम इजीली अपन स्टेप डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इन द डिजाइन फॉर द डिजाइनिंग ऑफ CVT वी हैव चूज C1 एज ए लेस देन C2 और वी कैन से C2 इज लार्जर देन C1, ठीक है। तो उस केस में अपन C2 को ज्यादा रखते हैं एज ए डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने सॉरी चैट बॉक्स में देखा नहीं, ज्यादा लेस। अच्छा अच्छा, मैंने पूछा होगा तो इसलिए आप बता रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब नेक्स्ट जो है टॉपिक, दैट इज ट्रांजिएंट एरर इन सीटी एंड सीवीटी, राइट? तो जो ट्रांजिएंट एरर इन सीटी एंड सीवीटी है, तो जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, वो यहाँ पर टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है। तो इस वजह से मैंने आपको इस टॉपिक के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए, ठीक है ना, पीडीएफ फाइल में एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं। तो मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा नोट प्रोवाइड किए हैं, दैट इज सीटी और सीबीटी के लिए। तो उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा वो। सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है ना? तो इस टॉपिक के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं। इस ट्रांजिएंट एरर एंड सीटी इन सीबीटी। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट एरर इन सीटी एंड सीबीटी। तो मैंने आपको सीटी एंड सीबीटी दोनों पढ़ा दिए हैं। यहाँ ट्रांजिएंट एरर का मतलब सिंपल सा है कि जस्ट वेट 1 मिनट, मेरे को जस्ट रिमूव कैसे हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। किसी ने फेल कर दिया गया, दूसरे डिवाइस से लॉगिन नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, मैं अलग से बताता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल आपको? कि दूसरी डिवाइस से मैंने लॉगिन कर रखा था, वहां से ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, विजिबल है? ठीक है, तो अपन बात करते हैं ट्रांजिएंट एरर सीटी एंड सीवीटी की, राइट? तो ट्रांजिएंट एरर का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि सपोज नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेरे पास जो वोल्टेज और करंट थे वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर एच टी थी, राइट? बट ड्यू टू फॉल्ट कंडीशन, ड्यू टू फॉल्टी कंडीशन, यहाँ पर कोई फॉल्ट, सपोज कोई पावर सिस्टम में फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट की वजह से मेरे पास जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें जो अगर मैं करंट की बात करूं, तो करंट मेरे पास क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, राइट? तो उस फॉल्टी कंडीशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो फॉल्टी कंडीशन में करंट का फ्लो कैसा होगा, और करंट का जो फ्लो होगा दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट। ठीक है, तो मैं ट्रांजिएंट एरर की बात करें, दैट मीन नॉर्मल सिस्टम से अपन अबनॉर्मल कंडीशन में आए, उस नॉर्मल कंडीशन से अबनॉर्मल कंडीशन पे आने पर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, राइट? तो अपन करंट की बात कर रहे हैं तो करंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, राइट? उसकी बात कर रहे हैं, राइट? और करंट की वजह से क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, क्या क्या इसके सिस्टम में क्या फर्क पड़ सकता है, तो उसकी अपन बात करें, राइट? तो ट्रांजिएंट एरर का मीनिंग सिंपल सा है कि जो फॉल्टी करंट है, तो फॉल्टी करंट में अपन एरर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कंडीशन एंड अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ट्रांजिएंट एरर्स इन सीटी, राइट? तो जब भी किसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं फॉल्ट करंट की बात करूं, अगर मैं सिटी की बात करूं, तो उसमें प्राइमरी साइड के अंदर जो सिटी होगा, उसके अंदर अगर मैं फॉल्ट करंट की बात करूं, तो फॉल्ट करंट गिवन बाय दिस इक्वेशन, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका डेरिवेशन है पूरा प्रॉपर पावर सिस्टम में, तो डेरिवेशन पार्ट पे अपन नहीं जा रहे हैं। ये सिंक्रोनस सिंक्रोनस आप मशीन पढ़ते हो, तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर आता है।
ठीक है। तो अपन वो वाला पार्ट पे अपन नहीं कर जा रहे हैं, तो सिर्फ अपन ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्टी करंट है, तो फॉल्टी करंट ऑन प्राइमरी साइड ऑफ सीटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, राइट। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। और ये आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, ईपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, इट इज रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। और यहाँ पर दो फैक्टर हैं, एक तो साइन वाला फैक्टर है और एक यहाँ पे साइन अल्फा में बीटा इज अ कांस्टेंट एंड ए की पावर माइनस वाला फैक्टर विच इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट। यहाँ पर देयर आर टू कंपोनेंट, द फर्स्ट कंपोनेंट इज नोन एज सिमेट्रिकल एसी कंपोनेंट। इसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिकल एसी कंपोनेंट या इसको एसी कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो कंपोनेंट है डेट आर नोन एज ट्रांजिएंट कंपोनेंट, राइट। So there are two components that are symmetrical AC component and then there are the transient component. ये जो ट्रांजिएंट कंपोनेंट है एक्स्ट्रा है। नॉर्मली अपने पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट होता है, साइन वाला फैक्टर होता है, क्योंकि नॉर्मली जो है वी आर हैव गिवन द एसी सप्लाई, राइट। तो साइन वाला फैक्टर होता है साइन ओमेगा टी वाला, बट इसमें एक्स्ट्रा जो है ट्रांजिएंट कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया है ड्यू टू द फॉल्ट करंट, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फैक्टर है सिमेट्रिकल एसी कंपोनेंट में ट्रांजिएंट वाला फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो इसी को अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। दिस ईपी इज द प्राइमरी पीक वोल्टेज and this R is the resistance, L is the inductance, omega is the frequency, right? और जो ये जो वैल्यू है EP divided by root of R square plus omega square that are known as the maximum value of the this current IP, right? तो इस करंट की जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है and this alpha is known as Cassis angle that is given by 10 is ये क्या मैंने लिख रखा है, it is 10 inverse omega L divided by R, ठीक है। इसको अपन ओमेगा 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर से डिफाइन करते हैं, ठीक। अब सपोज इस पर्टिकुलर फैक्टर में सपोज मैं अल्फा माइनस बीटा का जो फैक्टर है, इस फैक्टर को सपोज इस कंपोनेंट को मैं पाई बाय 2 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है। सपोज दिस अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाय 2, राइट। अगर मैं इसको पाई बाय 2 जैसे ले लेता हूँ तो पाई बाय 2 लेने पर साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, ये साइन 90 इज 1, इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फैक्टर है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और साइन ओमेगा टी प्लस बीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा माइनस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये लिख सकता हूँ। और अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाय 2, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई पी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा माइनस पाई बाय 2 प्लस, और इस फैक्टर को मैंने आई एम मान लिया, दिस फैक्टर इज आई एम, इट इज मैक्सिमम करंट, राइट। तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 प्लस ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक। यहाँ पर जो फैक्टर था साइन अल्फा माइनस बीटा वो 1 हो गया। अब सपोज इस दिस कांस्टेंट, सपोज आरएल सर्किट में मेरे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है इट इज गिवन बाय द एल डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो एल बाई आर को मैं रिप्लेस कर दिया मैंने कैपिटल टी, ये हो जाएगा माइनस टी बाई कैपिटल टी, राइट। सो देयर आर टू फैक्टर्स, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, राइट। एक तो साइन ओमेगा टी वाला और एक पावर वाला, राइट। अगर मैं इसको जो सेकेंडरी वोल्टेज है अगर उसको मैं आर टी से मल्टीप्लाई करता हूँ दैट आर नोन एज द सेकेंडरी वोल्टेज, राइट। तो ई एस इक्वल टू आई एम इंटू आर टी, मैंने आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आ रहा है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो मेरे पास नॉर्मली अपन सिटी सेकेंडरी की बात करते हैं, तो सिटी सेकेंडरी में क्या होता है, रिले के अंदर करंट मेजर होता है, राइट। उसी से क्या होती है, रिले ऑपरेट करती है, अपन उसके सेकेंडरी वोल्टेज की सीटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आई एम आर टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसको मैं बोलूंगा एसी कंपोनेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया इट इज एसी कंपोनेंट, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ई ए सी से, या आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ इट इज ई ए सी, ठीक है। इट इज ई ए सी कंपोनेंट, ठीक है। और ई टू पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी के फैक्टर को मैं बोलता हूँ इट इज नोन एज ई डी सी, राइट। इसको मैंने इससे डिनोट किया है। यहाँ पर जो ई ए सी वाला फैक्टर है इट इज आई एम आर टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये यहाँ आ जाएगा। और ई आई एम आर टी इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टी, ये वाला फैक्टर यहाँ आ गया, इट इज द डीसी कंपोनेंट। तो एसी कंपोनेंट एज वेल एज डीसी कंपोनेंट, राइट। अब यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 साइन ऑफ को क्या मैं ले सकता हूँ, इट इज कॉस ओमेगा टी, राइट। इसको मैंने कॉस ओमेगा टी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन्होंने लिख दिया आई एम आर टी इंटू
cos ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा, तो इसको आप यहाँ पे प्लस ले लेना, ठीक है। आई एम आर टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू cos ओमेगा टी, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ कि जो एसी कंपोनेंट है उसको पहले लूंगा, फिर डीसी कंपोनेंट को लूंगा, उससे मैं फ्लक्स मेजर करूंगा, ठीक है। अब मैं फिर वो कंपेयर करूंगा दोनों फ्लक्स को कि नॉर्मल कंडीशन में अंदर फ्लक्स कितना था और अब नॉर्मल कंडीशन जो फ्लक्स जो मेरे पास फॉल्ट आया है उस कंडीशन में मेरे पास फ्लक्स कितना है, राइट। तो सपोज दैट EMF is given by the ns d phi by dt and d phi by dt, ns is the number of secondary turns in the secondary winding of CT and that secondary voltage given by the n d phi by dt, right। यहाँ से मैं अगर phi अज्यूम करता हूँ that means यहाँ से कितना हो जाएगा d phi equal to 1 divided by ns into ES into dt, right। और अगर मुझे phi निकालना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक। तो d phi का क्या बन जाएगा, phi बन जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी, तो phi इक्वल टू 1 by ns इंटीग्रेशन ES dt, ये मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है, राइट। दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द फ्लक्स, मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट मेरे पास एसी और डीसी, तो सबसे पहले मैं सपोज एसी को ले लेता हूँ या डीसी को ले लेता हूँ, फिर मैं एसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं फर्स्ट वेक्टर आपका ईडीसी ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पर जो ईएस की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ईडीसी की वैल्यू, यहाँ पर आप ईडीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 DC। सपोज इधर डीसी कंपोनेंट फॉर द डीसी कंपोनेंट फ्लक्स इज 5 DC, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एन एस, आई एम आर टी कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और e की पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, तो टी के रिस्पेक्ट में आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो e टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 बाई कैपिटल टी, तो ऊपर चला जाएगा माइनस ऑफ टी, ठीक है। इसको आप लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, ठीक। तो ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आया, दैट इज 5DC। इसी तरीके से आपको इसी तरीके से आप, हाँ ये मैं वेवफॉर्म के बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सपोज कैलकुलेट करना है 5AC, तो 5AC भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5AC कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो फैक्टर है उसको आप यहाँ रख दोगे इस वाले इक्वेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा 5AC इन द AC कंपोनेंट। तो फ्लक्स 5AC मुझे निकालना है, तो ये मेरे पास AC कंपोनेंट है, AC कंपोनेंट का जो फ्लक्स जो EMF है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पर जो IMRT है वो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, NS इज द कांस्टेंट ऑलरेडी बाहर है, और साइन ओमेगा टी मैं सब 2 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पर मेरे पास साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और इसमें मैं 0 से t तक लिमिट पुट करूंगा, तो कोस ऑफ 0 की वैल्यू, cos ऑफ 0 माइनस पाई बाय 2, इट इज cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और t की वैल्यू पुट करूंगा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो cos ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज sin ओमेगा टी, यहाँ पर आ जाएगा sin ओमेगा टी, माइनस साइन ऑलरेडी पहले से है तो माइनस sin ओमेगा टी, ठीक। दैट आर द AC फ्लक्स, राइट, फॉर द AC फ्लक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास AC फ्लक्स आ गया और DC फ्लक्स। अब आपको सपोज वोल्टेज की वेवफॉर्म देखनी है, ऊपर मैं पहले वोल्टेज की वेवफॉर्म बताया था। तो वोल्टेज मेरे पास दो यहाँ पर हैं, एक तो डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज। अगर मैं डीसी वोल्टेज की बात करता हूँ तो जो डीसी वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, e की पावर माइनस टी अपॉन टी, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, राइट। तो मैक्सिमम से क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज है दैट इज EDC, दिस वोल्टेज इज EDC, राइट, EDC की वेवफॉर्म है। इसी तरीके से ई एसी की वेवफॉर्म आप देख सकते हो, ई एसी जो वेवफॉर्म है इसमें कौन सा फैक्टर है, साइन का फैक्टर है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो साइन ओमेगा टी वेव की वेवफॉर्म आपको ऑलरेडी आपको पता है, तो पाई बाय 2 से लेक कर रहे हैं, तो करंट वोल्टेज को आपको पाई बाय 2 से लेक कराना है। तो ये वाली जो वेवफॉर्म है दैट इज द ई एसी, लिख नहीं रखा है यहाँ पर, लिख देना दैट इज ई एसी। तो नॉर्मली वोल्टेज की वेवफॉर्म क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है साइन ओमेगा टी, बट ड्यू टू द एंगल ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से क्या करेगा, लेक करेगा। तो इसलिए आपकी जो वेवफॉर्म है माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट होगी, राइट, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है आप ऑलरेडी देख सकते हो, तो पीक वैल्यू है वो आई एम आर टी अपॉन ओमेगा एन एस है, ये आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब सपोज मैं फ्लक्स की बात करता हूँ डीसी में,
तो डीसी का फ्लक्स ये वाला है, और डीसी फ्लक्स की वेवफॉर्म का मुझे प्लॉट करना है, तो इसमें भी क्या है आपके एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, राइट। तो 5 डीसी में अगर मैं टी इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो टी इक्वल टू 0 पर ये फैक्टर कितना बन जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स एट टी इक्वल टू 0 फ्लक्स इज 0। तो टी इक्वल टू 0 पर मेरे पास फ्लक्स 0, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 बन जाएगा। तो आई एम आर टी डिवाइड बाई एन है, ये मेरे पास ये फैक्टर है, राइट। दिस फैक्टर इज फॉर द टी इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स 0 पे से वे 0 होगा और इन्फिनिटी में मेरे पास मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की जो वेवफॉर्म है वहां पर इंक्रीजिंग होगी, राइट। दिस इज द 5 डीसी। टी इक्वल टू 0 पर क्या रहा है, टी इक्वल टू 0 पे 0, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इंक्रीज होता जाएगा, इट इज 5 डीसी। इसी तरीके से अगर मैं एसी की वोल्टेज देखता हूँ, तो एसी का जो वोल्टेज है कितना आया था, आई एम आर टी ओमेगा एन एस अपॉन माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, नॉर्मली साइन का जो ग्राफ होता है उसके पास ये वाला होता है, और माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ कौन सा होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक। तो माइनस साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पर जो इसकी पीक वैल्यू है नॉर्मली आई एम रहती है और फाइव एम रहती है, तो फाइव एम यहाँ पर इसका ये फैक्टर है, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे पीक वैल्यू रहेगी। इसी ग्राफ होता है फाइव ए सी। आपके पास जो फाइव ए सी का जो ग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द फाइव ए सी। तो फाइव ए सी का जो ग्राफ है आपके पास, ये देखो माइनस साइन ओमेगा टी है, तो पहले आपके पास नेगेटिव में पीक जाएगी, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, बेटा आर फॉर द फाइव ए सी। और जो ये पीक जो वैल्यू होगी, इस पीक वैल्यू, ये जो पीक वैल्यू होगी, इस पीक वैल्यू को आप यहाँ से समझ सकते हो, कितना पीक वैल्यू है आई एम आर टी अपॉन ओमेगा एन। तो ये जो पीक वैल्यू होगी वो आई एम आर टी अपॉन ओमेगा एन होगी। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो ये फ्लक्स जो एक्स्ट्रा आया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि फोल्ट फोल्ट आने से मेरे पास क्या डिफरेंस आया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो मेरे पास जो 5 एसी मैक्सिमम था, मैक्सिमम 5 एसी कितना होगा आई एम आर टी अपॉन ओमेगा एन है, और 5 डीसी मैक्सिमम कितना था, मैंने 5 डीसी मैक्सिमम निकाला, ये 5 डीसी मैक्सिमम, ठीक है। ये 5 डीसी मैक्सिमम है, राइट। अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों फ्लक्स को 5 डीसी मैक्सिमम और 5 एसी मैक्सिमम को, तो ये वाला फैक्टर आपका 5 डीसी मैक्सिमम है, और 5 एसी मैक्सिमम कितना है आई एम आर टी अपन ओमेगा, राइट। यहाँ पर जो आई एम आर टी से आई एम आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एस से एन एस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है ओमेगा एल डिवाइड बाई आर, विच इज एक्सएल बाई आर, राइट। तो 5 डीसी मैक्सिमम इक्वल टू 5 एसी मैक्सिमम इंटू एक्सएल बाई आर। अब इसको समझने की कोशिश करना। 5 डीसी मैक्सिमम, 5 डीसी जो मैक्सिमम आ रहा है वो इक्वल टू आ रहा है एक्सएल डिवाइड बाई आर इंटू 5 एसी मैक्सिमम, क्योंकि अपने पास 5 एसी मैक्सिमम तो पहले से था, क्योंकि वी आर गिविंग द साइनसोइडल इनपुट, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्लक्स साइनसोइडल होगा तभी आपका ईएमएफ साइनसोइडल होगा, क्योंकि ये जो करंट है फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर है, तो फ्लक्स अगर अल्टरनेटिंग है आपके पास ईएमएफ भी क्या होगा अल्टरनेटिंग होगा। बट ड्यू टू द फॉल्ट यहाँ पर एक डीसी फ्लक्स भी आ रहा है, ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो डीसी फ्लक्स एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है एक्सएल बाई आर टाइम्स ऑफ 5 एसी। तो अपने पास जो एट द फॉल्टी कंडीशन जो 5 मैक्सिमम होगा, दैट 5 मैक्सिमम इज द एसी फ्लक्स एज वेल एज डीसी फ्लक्स, दोनों का सम होगा। तो जो एसी फ्लक्स है दैट इज 5 में एसी मैक्सिमम, ठीक है। और जो डीसी फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, डीसी फ्लक्स आ रहा है एक्सएल बाई आर टाइम्स ऑफ एक्सएल बाई आर टाइम्स ऑफ एसी मैक्सिमम, 5 एसी मैक्सिमम, राइट। अगर इसमें आप एसी मैक्सिमम कॉमन लेते हो, एसी मैक्सिमम कॉमन लेते हो दैट इज 1 प्लस एक्सएल बाई आर, राइट। तो नॉर्मल ये जो फ्लक्स है कौन सी कंडीशन में है पोल्टी कंडीशन में, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेरे पास फ्लक्स कितना था एट नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में मेरे पास था 5 एसी मैक्सिमम, राइट। नॉर्मल कंडीशन में मेरे पास फ्लक्स था 5 एसी मैक्सिमम, 5 एसी मैक्सिमम। और अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर पोल्टी कंडीशन कितना हो गया 5 एक्सिमम 1 प्लस एक्सएल बाई आर, मतलब एक्सएल बाई आर टाइम जो फ्लक्स जो है वो मेरे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया ड्यू टू द पोल्टी कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास कोर है, नॉर्मली कोर जो है वो डिजाइन होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि इतनी फॉल्ट कंडीशन मुझे एक्सएल बाई आर टाइम जो है उसको कोर की साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा,
तभी वो फाई AC मैक्सिमम इंटू 1+x2/r टाइम दे सकता है। अगर मैं कोर को उसी साइज का रखूंगा तो उस कंडीशन मेरे पास जो कोर है वो डिमिनिश हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर का। तो सीटी का जो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसकी साइज को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? जिससे कि जो आपका फ्लक्स है वो x/r टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज हो जाएगा तभी वो उस करंट को क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। वरना अगर अगर मैं इस x/r टाइम से इंक्रीज नहीं करूंगा तब मेरे पास जो कोर है वो डैमेज हो सकता है, राइट। तो इसलिए आप देख सकते हो कि कितनी एरर्स आपके पास आई है। नॉर्मली मेरे पास 5 मैक्सिमम थी, 5 AC मैक्सिमम था। अब मेरे पास 1+x/r 5 AC मैक्सिमम है। इसका मतलब मेरे पास एरर कितनी होगी? x/r टाइम्स ऑफ 5 AC मैक्सिमम होगी। दिस आर कॉल्ड द एरर, ठीक है। तो इस एरर को दूर करने के लिए मैं क्या कहूंगा कि कोर को इस तरीके से डिजाइन करूंगा ताकि जो फ्लक्स जो है उसकी साइज को इंप्रूव करके x/r टाइम जो फ्लक्स है जो है वो इंप्रूव हो जाए, राइट। तो दैट आर नोन एज ट्रांजिएंट एरर इन सीटी। तो ये जो टॉपिक जो है आपका ट्रांजिएंट एरर इन सीटी है। तो ये वाला जो टॉपिक जो है इसके लिए मैंने अलग से PDF फाइल जो है वो ग्रुप क्लास में अपलोड कर दी है। तो उससे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने नोट्स में दे रखा है, उससे नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं, ठीक है। तो इसी टॉपिक से आपको ये टॉपिक जो है यहाँ से पढ़ना है। इसमें जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो ट्रांजिएंट एरर इन सीटी आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। तो ट्रांजिएंट एरर सीटी किस वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज की वजह से जो आपका फ्लक्स जो है इंक्रीज हो रहा है, या फ्लक्स की वजह से वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप कहना। अब बात करते हैं ट्रांजिएंट एरर इन सीबीटी, राइट। तो ट्रांजिएंट एरर इन सीबीटी जो है, जैसे ट्रांजिएंट एरर सीबीटी किस पे डिपेंड करती है? फ्लक्स एंड वोल्टेज पे, राइट। बट ट्रांजिएंट एरर इन सीबीटी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, राइट। नॉर्मल कंडीशन में सपोज मेरे पास वोल्टेज ऐसा है, नॉर्मल कंडीशन में सपोज मेरे पास वोल्टेज जो है यू जा रहा है, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल कंडीशन वोल्टेज वेव, ठीक है। इट आर द वोल्टेज। बट इस पर्टिकुलर पोजीशन, सपोज इस पोजीशन पे आपके पास फॉल्ट आ है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखा आपको। ये जो वोल्टेज है नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज है, इसको बोलता हूँ प्री फॉल्ट वोल्टेज इन द सिटी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर सपोज फॉल्ट आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मेरे पास जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो क्या होगी? चेंज होगी। बट वोल्टेज की वेवफॉर्म चेंज हो रही है वो ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी हो रही है। अगर मेरे पास सपोज फ्रीक्वेंसी जो है आपकी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सपोज 58 से ज्यादा होती है, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है आपकी जो साइकिल्स है वो मेरे पास कम होके यहाँ पे आपसे दूर हो जाए। बट अगर सपोज मान लो मेरे पास फ्रीक्वेंसी 58 से कम है तो आपके पास साइकिल्स बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह की जाएगी, ठीक। तो ट्रांजिएंट एरर्स इन सीवीटी का मतलब है दैट मींस नॉर्मल कंडीशन से अब नॉर्मल कंडीशन पे आ रहे हैं, मतलब नो फॉल्ट कंडीशन से फॉल्टी कंडीशन जा रहे हैं। देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन वोल्टेज और द फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो ड्यू टू फ्रीक्वेंसी हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 58, देन द रेस्पॉन्स इज लाइक दिस। इस तरह के कुछ चेंजेस होंगे। और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी सपोज लेस देन 58 है तो आपके पास कुछ चेंजेस कुछ इस तरह के होंगे, राइट। और डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी यू यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द चेंजेस इन वेवफॉर्म ऑफ द वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रांजिएंट एरर इन सीवीटी का मतलब ये है इट एरर ट्रांजिएंट एरर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दिस टाइप वेवफॉर्म, लेस देन दिस टाइप, राइट। तो ट्रांजिएंट एरर्स इन सीवीटी को आप इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो आपको यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
क्लियर है? तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन डिले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सीटी और सीवीटी अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है? इसके सीवीटी जो है टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, बट आपके जो कोर्स के अंदर है सिर्फ इतना ही आपको करना है। ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके पास नोट्स की। तो ये वाला टॉपिक इतना कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजिट एंड सीटी एंड सीवीटी। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप में। और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिले कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। राइट? तो रिले का जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो कोई नया नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रिले और सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिसमें मैं सिंगल फेज में बताया था, यहाँ पर थ्री फेज में। ठीक है? तो रिले का कंस्ट्रक्शन के लिए ओपनिंग प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको बता रखा है रिले के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो आपके पास रिलायबल होना चाहिए सिस्टम, फास्ट होना चाहिए, टाइम जो ऑपरेटिंग टाइम है वो मेरे पास कम होना चाहिए। राइट? तो इसका जो डायग्राम है मैंने थ्री फेज के लिए आगे बना रखा है। सिंगल फेज के लिए बता चुका हूँ, तो थ्री फेज और सिंगल फेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सपोज मेरे पास, जस्ट वेट वन मिनट। हाँ सर। अभी मेरी क्लास चल रही है। हाँ हाँ, तो भी कर दूं मैं। ठीक है। ठीक ठीक है चलो। ठीक 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 आता हूँ। अभी इमरजेंसी मुझे जाना पड़ेगा। अभी अपन नेक्स्ट कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अपन कल